गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार देखिए। पहला आपका इसमें है एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अगला है समानार्थी शब्द। और अगला है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द। ये चार शब्द भेद में हमको अलग से पढ़ना है कि अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, तो जिसमें पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे एकार्थी शब्द और इससे शुरुआत करते हैं। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता हो। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता हो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात या अथवा करके एक बात और बता रहा हूं। अर्थात वे शब्द जो वर्षों से अर्थात वे शब्द जो वर्षों से एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हों, जिनका विघटन करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो। यह भी ध्यान रखना, जिनका विघटन करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरी बात एक और लिख देते हैं यहाँ पे, तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इसी कोटि के उदाहरण हैं। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता हो, अर्थात वे शब्द जो वर्षों से एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हों, जिनका विघटन करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो,
तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इसी कोटि के उदाहरण हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि व्यक्तिवाचक में भी हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे, क्योंकि एक ही शब्द होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा है, पटना है, लखनऊ है, जर्मन है, सीता है, मार्च है, छात्र हैं, ऋषि है, अपराध है, पाप है, निंदा है, इत्यादि शब्द होते हैं। जैसे गंगा, पटना, लखनऊ, जर्मन, सीता, मार्च, ऋषि, पाप। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैं जो शब्द लिख रहा हूं उनका खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अपराध है, निंदा है, अपराध, निंदा, दिन, धूप, रात, शेर, नदी, रोटी, हाथ, पैर, दीपक, स्त्री, दीमक, आकाश, पहाड़, ठीक है, पुस्तक, मीरा, इत्यादि शब्द होते हैं। आप देख रहे हैं मैंने बहुत से उदाहरण लिख दिए एकार्थी शब्द के, जिनका केवल एक ही अर्थ होता हो। यहाँ से आप देखेंगे कुछ उदाहरण लिखे हैं, गंगा है, पटना है, लखनऊ है, इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ शब्द लिखे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, और इधर भी मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। तो वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता हो, अर्थात वे शब्द जो वर्षों से एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हों, जिनका विघटन करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो, तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी इसी कोटि के उदाहरण हैं। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि एकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो अब हम लोग दूसरा भेद पढ़ेंगे। दूसरा भेद आपका है एकार्थी के बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द दूसरा भेद है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जो अनेक अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द, दो या दो से अधिक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं।
अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे, अच्छा अनेकार्थी और समानार्थी दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। अनेकार्थी और समानार्थी में अंतर होता है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या अंतर होता है। जैसे आप अनेकार्थी में जो शब्द पढ़ेंगे उसके अनेक अर्थ होंगे, किसी भी प्रकार से वहाँ पे अर्थ आपको प्राप्त होंगे। लेकिन समानार्थी शब्द वे होते हैं जो उसी के समान अर्थ देते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का आप समानार्थी शब्द पढ़ोगे तो क्या होगा, सूर्य के अनेकार्थी क्या होंगे, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अर्क, तरणि, हंस, अंशुमाली, सविता, प्रभाकर, मार्तंड, आदित्य। सूर्य के समान अर्थ दे रहे हैं। और जब हम अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं, जैसे अर्क सूर्य का ही पर्यायवाची है, अर्क पढ़ेंगे तो सूर्य है, अग्नि है, चिंगारी है, रविवार है, इंद्र है, विष्णु है, इत्यादि अर्थ देते हैं। तो अनेकार्थी वे शब्द होते हैं जो अनेक अर्थ का बोध कराते हैं, और समानार्थी पर्यायवाची को कहते हैं जो समान अर्थ देते हैं। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे अज के अनेकार्थी लिखना है, किसका लिखना है, अज का अनेकार्थी रूप लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, अज मीन्स होता क्या है, जैसे बकरा होता है। ठीक है, अज का क्या होता है, बकरा, बकरा हो गया, जीव हो गया, ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, महेश हो गया। बकरा, जीव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव, कामदेव भी अर्थ होता है, कामदेव। तो आप देख रहे होंगे ये अनेकार्थी शब्द हैं जो अनेक अर्थ का बोध करा रहे हैं, जबकि हमें तो पता था अज मीन्स केवल बकरा ही होता है, लेकिन अज का अर्थ जीव भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, विष्णु, महेश, कामदेव इत्यादि शब्द अर्थ देते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, देखिएगा अलंकार। अब अलंकार के अनेकार्थी जब पढ़ेंगे तो देखो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलम प्लस का दो शब्दों से मिलकर बनेगा आभूषण। तो एक हो गया आभूषण, ठीक है, एक हो गया भूषण, आभूषण है, भूषण है, एक हो गया विभूषण, आभूषण, भूषण, विभूषण। ठीक है, एक हो गया आपका जेवर, एक हो गया गहना, इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, इत्यादि शब्द होते हैं, बात समझ रहे हो। चलिए इत्यादि लिख देते हैं, पूर्ण विराम लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। अब अगर अगला देखा जाए, यहाँ पे देख लें आपने अज हो गया, अलंकार हो गया, और जैसे कहा जाए अंक है, अतिथि हैं, ये सभी अंक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इस बार मैंने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस में ये प्रश्न आया हुआ था, इसके पहले भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अंक देखिए, अंक, अंक के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं, अंक का संख्या होता है, गोद होता है, देह होता है, दृश्य होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, इत्यादि शब्द होते हैं। अंक का संख्या, गोद, देह, दृश्य, चिन्ह। नाटक का एक भाग भी होता है, नाटक का भाग
उसे भी तो अंक कहते हैं, नाटक के भाग को भी अंक कहा जाता है। अब जैसे बात हो जाए अतिथि की, अतिथि अतिथि तो अतिथि के अनेकार्थी क्या होंगे? साधु, यात्री, मेहमान इत्यादि शब्द होते हैं। अतिथि क्या साधु है, यात्री है, मेहमान है इत्यादि शब्द होते हैं। जैसे अमृत है, अमृत का देख लीजिए, अमृत का दूध है, अमृत का क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध है, पारा है, जल है, स्वर्ण है, घृत है इत्यादि शब्द होते हैं। ये अनेकार्थी शब्द। अमृत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमृत के अलावा अगर प्रश्न आ जाए अर्क, ठीक है, अर्क भी इंपॉर्टेंट है। अर्क तो देखिए सूर्य, अर्क सूर्य होता है ना, तो सूर्य हो गया, चमक हो गया, चिंगारी हो गया, सूर्य है, चमक है, चिंगारी है, रविवार हो गया, इंद्र हो गया और विष्णु इत्यादि शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ अनेकार्थी शब्द आपको बताए, जिसमें आपके दो प्रश्न, अभी ये पूरा चैप्टर ही है जो हम आगे चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन आपके इसमें दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। एक अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, और एक अमृत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पे अमृत के विषय में लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग ये पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे मान लो प्रश्न आ गया अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है या है, तो ऐसे ऑप्शन दिए गए आपको, तो आप ध्यान रखिएगा। पारा है, दूध है, स्वर्ण है, घी है, ये सभी इसी के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो एकार्थी भी हम लोगों ने पढ़ लिया, अनेकार्थी भी पढ़ लिया। अब तीसरे भेद की तरफ चलेंगे। जो तीसरा भेद है आपका कौन सा है देखते हैं। एकार्थी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था अनेकार्थी शब्द हो गया, समानार्थी शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समानार्थी शब्द पढ़ते हैं। तीसरा भेद है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वे शब्द जो दो समान, वे शब्द जो दो समान पर्याय वे शब्द जो दो समान या पर्याय, समान या पर्याय, समान या पर्याय एक ही बात है, समान या पर्याय के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं।
ठीक है। कहा गया वे शब्द जो दो समान या पर्याय के अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक, इसको दो या दो से अधिक भी कह सकते हो। वह शब्द जो दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दो या दो से अधिक समान या पर्याय, समान का अर्थ होता है उसी के समान, और समानार्थी शब्द वे होते हैं जिन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, समानार्थी शब्दों को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। एक ही बात है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक समान या पर्याय के अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ का बोध कराते हैं? जैसे यहाँ पे हम प्रश्न लिखना चाहें, प्रश्न है स्त्री। स्त्री एक प्रश्न है, स्त्री। स्त्री के समान अर्थ कौन कौन से होंगे? जैसे अबला, नारी, औरत, अंगना, ठीक है। औरत है, अंगना है, अबला है, नारी है, और कलत्र शब्द भी स्त्री में ही प्रयोग किया जाता है, कलत्र। और कौन कौन से शब्द हैं, मैं कुछ पहले उदाहरण लिख लेता हूँ। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, कमल है, घर है, पक्षी है, भंवरा है, ठीक है। स्त्री, सूर्य, चंद्रमा, कमल, घर, पक्षी, भंवरा है, पानी है, जिसे जल कह सकते हो। इसमें से जो भी आ जाए उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। मोर है, मोर इत्यादि शब्द होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से समान अर्थ प्रकट करते हैं। जिससे सूर्य का है तो रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरणी, हंस, अंशुमाली, सविता, प्रभाकर और मार्तंड इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है। ये सभी देखिए सूर्य के समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जितने भी मैंने लिखे हैं सूर्य के समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जबकि आप पीछे देखेंगे तो ये अनेकार्थी शब्द थे जो अनेक अर्थ प्रकट कर रहे थे। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चंद्रमा का क्या होगा? जैसे चंद्रमा का पति सुधांशु, हिमांशु, सुधांशु, हिमांशु, मयंक, सुधाकर, शशि, राकेश, हिमकर, इंदु, विधु इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है। समझ बात आ रही है। कमल की बात की जाए तो कमल में जो शब्द होंगे जैसे पंकज,
जलज, सरोज, अम्बुज, नीरज, वारिज, अब्ज, सरसिज, अरविंद, अरविंद है, राजीव है, उत्पल है, कुवलय है, पुंडरीक हैं इत्यादि शब्द हैं जो कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। ये सब उसी के समान अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं जैसे घर का है तो गेह, भवन, सदन, मंदिर, निकेतन, आवास, गेह, भवन, सदन, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास, और एक शब्द आपका है निलय। निलय अच्छा, यहाँ पे निलय लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये निलय लिखा हुआ है और ऑप्शन में आपको नलिन भी दिया जाता है। अगर नलिन दिया जाएगा तो नलिन जो है कमल होता है, ध्यान रखिएगा। नलिन की बात करेगा तो कमल होता है, ठीक है, और निलय की बात करें तो घर होता है, निलय। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे दोनों प्रश्नों को। बात समझ में आ रही है? जितने भी प्रश्न लिख रहे हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा कि नलिन की बात करें, नलिन, तो नलिन जो होगा वो आपका कमल होगा और निलय जो होगा वो आपका घर होगा। शायद नलिन जो है स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसको दोबारा लिखा जाए नलिन को। नलिन और निलय, ठीक है। अब देखते हैं, स्पष्ट दिख रहा है नलिन, ठीक है। नलिन की बात की जाए तो उत्तर क्या होगा? कमल, और निलय की बात की जाए तो उत्तर क्या होगा? घर। ये दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नलिन क्या होता है और निलय क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पक्षी लिखा हुआ है तो पक्षी का क्या होगा? पक्षी के पर्यायवाची क्या होंगे? देखिए, जैसे खग, खग, विहग, विहंग, पंछी, चिड़िया, द्विज, शकुनी, पखेरु इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भौरा का क्या होगा पर्यायवाची? आली, भृंग, षट्पद, मधुकर, मिलिंद, चंचरीक, द्विरेफ इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है। अगला क्या है? पानी का क्या होगा? जल, तोय, वारी, अम्बु, पानीय, सलिल, सलिल, इत्यादि शब्द होते हैं। मोर का क्या होगा? मोर का केकी, सिखी,
शिखंडी, मोर का केकी सिखी शिखंडी ध्वजी नीलकंठ और कलापी इत्यादि शब्द होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो भी आपको शब्द बताए हैं ये सभी समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है। और जो समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो मैंने जितने भी समानार्थी शब्द थे आपको बताया। और अब हम लोग बढ़ते हैं, जो अगला भेद है विपरीतार्थी शब्द, ठीक है। एकार्थी भी हम लोगों ने पढ़ लिया, अनेकार्थी भी पढ़ लिया। एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, समानार्थी हो गया। अगली हेडिंग है लास्ट विपरीतार्थी शब्द। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे विपरीतार्थी शब्द की तरफ और पढ़ते हैं विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द, ठीक है। देखिए वे शब्द जो विपरीत, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का, विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। विपरीत मतलब कहते हैं जैसे रात है और उसके विपरीत जाओगे, विरोध में विपरीत जाओगे तो रात का क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, तो पहले मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ और उसके बाद आप लोगों को विपरीत शब्द बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अज्ञ, ठीक है, एक अज्ञ हो गया। और कृतज्ञ हो गया, अभिज्ञ हो गया, स्थावर हो गया, मृदुल हो गया, शाश्वत हो गया। मृदुल है, शाश्वत है, प्राचीन हो गया, उपमेय हो गया। प्राचीन है, उपमेय है, अनुलोम है, दक्षिण है, उपसर्ग है, इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है। देखिए अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। कृतज्ञ का क्या होगा, कृतघ्न होगा। कृतज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। चलिए अभिज्ञ का क्या होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा।
स्थावर का क्या होगा? जंगम होगा। स्थावर मतलब रुका हुआ, जंगम मतलब चलायमान, ठीक है। मृदुल का रुक्ष होगा, कठोर भी कह सकते हो। शाश्वत का नश्वर होगा, और शाश्वत का क्षणिक भी होता है, ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन का अर्वाचीन होगा, प्राचीन का अर्वाचीन। उपमेय का अनुपमेय होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। अनुलोम का प्रतिलोम होगा। दक्षिण का वाम होगा। उपसर्ग का प्रत्यय होगा। तो देखेंगे मैंने जितने भी उदाहरण लिखे हैं सब में आप के जो शब्द लिखे गए हैं सभी कैसे हैं? विपरीत हैं। समझ में बात आ गई सभी लोगों को? तो ये आपके एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी शब्द हो गए, जिसमें दक्षिण का जैसे वाम लिखा है ऑप्शन ना हो तो उत्तर भी सही हो सकता है, क्योंकि विपरीत ही अर्थ बताना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके विपरीत वाले शब्द जितने थे ये सभी पूरे हो गए। शब्द भेद चैप्टर जो था वो लगभग थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, बाकी पूरा समाप्त हो गया है। तो जो बचा हुआ पार्ट है अब उस पर चर्चा की जाएगी, कौन सा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। देखिए, अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं? तो मैं एक हेडिंग लिखूं उसके बाद समझा रहा हूँ। अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशज शब्द। अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशज शब्द। अब कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे मैं लिखूंगा, पहले जो शुरुआत होगी अरबी भाषा से होगी, ठीक है। अरबी भाषा, अरबी भाषा में कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है? आपका प्रश्न भी पूछा जाता है कि अरबी भाषा में कौन, ये किस भाषा का शब्द है। जैसे मान लो एक प्रश्न दे दिया गया कि किताब या कुर्सी, मौसम किस भाषा का शब्द है, या एक ही शब्द दे दिया मौसम किस भाषा का शब्द है? अरबी का शब्द है, फारसी का है, तुर्की है, पुर्तगाली है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो मौसम जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो इसमें मैं तो कुछ लिखूंगा भी अलग से, क्योंकि आप लोग किताब में पढ़ोगे तो 200, 300, 400, 500 की संख्या में शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन उतना याद करना आपके लिए फिर कठिन हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, कोशिश यही रहेगी कम से कम 20, 25, 30 बहुत होंगे, और उसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा और उन्हीं शब्दों को आपको विशेष रूप में पढ़ना पड़ेगा और कोई न कोई शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अरबी भाषा में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे अदालत, आदमी, आदमी, इनाम, इलाज, औरत, अदालत, आदमी, इनाम, इलाज, औरत, किताब, कुर्सी, तारीख।
तकिया, दवा, दुनिया, नतीजा, महल, मौसम, मौलवी, हलवाई, मौसम, मौलवी, हलवाई, मुहावरा, मुकदमा, मामूली, मदद, दावत। ठीक है। तकदीर, अजीब, जहाज, अमीर, गरीब, वकील, आदत। ठीक है। इत्यादि शब्द होते हैं। आप देखेंगे मैंने बहुत से शब्द लिख दिए, जिसमें ये सभी शब्द कैसे हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। और आपका इसमें कमल भी आता है, कीमत भी है, उसको भी अभी लिख देंगे। ठीक है। देखिए, कमल और आदत, दो शब्द बढ़ा देते हैं, कमल और आदत। ये जितने भी शब्द लिखे हैं कैसे हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। अदालत, आदमी, इनाम, इलाज, औरत, तारीख, तकिया, दवा, दुनिया, नतीजा, महल, मौसम, मौलवी, हलवाई, किताब, कुर्सी, अजीब, अमीर, आदत, वकील, जहाज, मामूली, मुहावरा, मुकदमा, अजीब, आदत। ठीक है। कीमत। ये सभी कैसे शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द हैं मैंने ये भी बताया था आपको, विशेष रूप में जो पढ़ने पड़ेंगे वो कौन कौन से शब्द हैं। हमने तो बहुत से शब्द आपको बता दिए, अब आपको जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं भी बता रहा हूँ, उन शब्दों को आपको विशेष रूप में पढ़ना है। ठीक है। देखिए, एक आपके लिए शब्द इम्पॉर्टेंट है इसमें, आदमी। आदमी को आप पढ़ेंगे। एक शब्द औरत इम्पॉर्टेंट है, एक शब्द इसमें मौसम इम्पॉर्टेंट है, एक शब्द है मुहावरा भी इम्पॉर्टेंट है, और एक शब्द आप देखेंगे अमीर इम्पॉर्टेंट है, गरीब है, वकील है और कमल है। बाकी के भी जितने शब्द लिखे हुए हैं सभी इम्पॉर्टेंट। ये मत सोचना कि जो मैंने निशान लगा दिए बस इतना ही पढ़ना है, पढ़ना है और भी देख लीजिएगा। महल आपका शब्द लिखा हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तारीख लिखा हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ना सभी हैं, लेकिन जिसको मैंने टिक किया है, जो निशान लगाया है, ये आपके विशेष रूप में पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांशतः मैंने देखा है इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द दिया जाता है। जिसमें मौसम जो शब्द है ये कई बार पूछा गया है किस भाषा का शब्द है, तो उत्तर होगा अरबी भाषा का शब्द है। समझ गए सभी लोग। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अरबी भाषा के बाद दूसरी भाषा कौन सी है, फारसी भाषा। कौन सी है, फारसी भाषा। फारसी भाषा में देखते हैं कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यह आपका पहला नंबर था अरबी भाषा का। दूसरा फारसी भाषा। देखिए,
कारीगर, किशमिश, कुश्ती, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, खुराक, ठीक है, कारीगर, कुश्ती, खुराक, गुलाब, सरकार, हफ्ता, बीमा, दूरबीन, दंगल, दरबार, नापाक, बारिश, बुखार। ठीक है, तो देख रहे होंगे मैं जो शब्द लिख रहा हूँ ये सभी किस भाषा के हैं? ये फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा जैसे मकान है, सितार है, आतिशबाजी, आतिशबाजी है, आराम है, आवारा, आवाज, कबूतर, ठीक है, खामोश, आतिशबाजी, आराम, आवारा, आवाज, कबूतर, खामोश, चश्मा, चिराग, जादू, जंग, जिंदगी, तीर, दीवार इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन किताब की अपेक्षा की जाए तो बहुत कम लिखे हैं। चिराग है, ठीक है, जादू है, जंग है, जिंदगी है, तीर है, दीवार है, सभी कैसे शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे आमदनी, लिखा नहीं लिखा था, नहीं लिखा, आमदनी है, चौकीदार है, ठीक है, जितने दार वाले शब्द हैं वो फारसी में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चौकीदार के अलावा प्रश्न आ जाए आपका तहसीलदार, कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दार शब्द ही फारसी भाषा में लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया है और इसका प्रयोग फारसी में ही होता है। ठीक है, देखिए ये आपके कुछ शब्द हैं जो फारसी भाषा के लिखे हुए हैं। इसमें भी हम विशेष रूप में कुछ प्रश्नों को बताएंगे, आप लोगों को टिक कर लेना है। जैसे एक प्रश्न इसमें हम बताएंगे आपको, सरकार बहुत इम्पोर्टेंट है, सरकार के बाद दरबार भी इम्पोर्टेंट है, बारिश भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बारिश जैसे शब्द लिखा हुआ है, जो बारिश शब्द है ये आपका फारसी में प्रयोग हो रहा है और जो मौसम शब्द है वो अरबी में प्रयोग हो रहा है। मतलब मौसम कहाँ बन रहा है? अरबी में, और अरबी के बाद कौन सा हम शब्द पढ़ रहे हैं? फारसी भाषा के, और फारसी में पढ़ेंगे तो बारिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका सितार है, देख लेना है, और आवारा आवाज़ कबूतर देख लेना है, और आपका चश्मा भी इम्पोर्टेंट है, और ज़िंदगी भी देखना है, उर्दू फारसी के शब्द हैं, और चौकीदार भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने हमने टिक किए हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, उनको आप
सभी लोगों को विशेष रूप में पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा जो प्रश्न अलग से लिखे हुए हैं उनका भी प्रयोग जो है आपको करना है और पढ़ना है। ये मत सोचना कि जो टिक लगे हुए हैं वही हमारे उत्तर सही हैं। ठीक बात समझ में आ रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे तुर्की भाषा के शब्द। किस भाषा के? तुर्की भाषा के शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा, देखिए तुर्की भाषा में कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे कैंची, चाकू, कुली, तमंचा, चेचक, तोप, बारूद, बंदूक, बेगम, लाश, बहादुर, मुगल, चमचा, कालीन। मुगल है, चमचा है, कालीन है, इसके अलावा उर्दू है, ठीक है, तलाश है, उर्दू, तलाश, लफंगा इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपका कैंची एक शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब एक टिक कर रहा हूँ, देख लीजिएगा सभी प्रश्न। तुर्की भाषा से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपका कैंची बहुत इम्पोर्टेंट है, चाकू है और चेचक देखना है। इसके अलावा बेगम, लाश, बहादुर और उर्दू इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत ही कम लिखे हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने टिक कर दिया है। ये आपको विशेष रूप में पढ़ना है, बाकी भी एक नज़र में देख के जाना है। अगर आएगा तो जो मैंने टिक किया है, चाहे अरबी का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे तुर्की का हो, अधिकांशतः यही शब्द बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अरबी भाषा के हो गए, फारसी का हो गया, तुर्की हो गया, पुर्तगाली भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा? पुर्तगाली भाषा, कालीन, उर्दू, तलाश और लफंगा, पुर्तगाली भाषा को पढ़ते हैं। देखिए कितना नंबर हुआ था? 3, 4 नंबर। पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा, देखिए कौन कौन से शब्द हैं पुर्तगाली भाषा में। अनानास, अलमारी, कर्नल, गमला, गोभी, चाबी,
पपीता, फीता, बाल्टी, आलपीन, साबुन, अनानास, अलमारी, गमला, कर्नल, गोभी, चाबी, पपीता, फीता, बाल्टी, बोतल, और तंबाकू, कमरा, गोदाम, तौलिया इत्यादि शब्द होते हैं जो आपके पुर्तगाली भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। समझ में बात आ रही है। इसके अलावा पिस्तौल और इस्पात की अगर बात की जाए तो वो भी इसी में आता है। पिस्तौल, पिस्तौल और इस्पात, ठीक है। देखें, ये आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए, जिसमें अनानास, अलमारी, गमला, गोभी, चाबी, पपीता, फीता, बाल्टी, बोतल, संतरा, आलपीन, साबुन, तंबाकू, कमरा, गोदाम, तौलिया, पिस्तौल, ठीक है, इस्पात इत्यादि शब्द होते हैं जो पुर्तगाली भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो विशेष रूप में आपको पढ़ना है, मैं टिक कर देता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिए। एक अलमारी आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो उत्तर देना है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। कर्नल, गमला भी देख लेना। गमला का प्रयोग जो है एक शब्द है, अभी मैं आगे बताऊंगा, फ्रांसीसी या इसके अलावा फ्रेंच जिसे कहते हैं, वहाँ भी प्रयोग होता है, लेकिन अधिक और कम में अगर बात की जाए तो पुर्तगाली में ही आता है। गोभी है और चाबी है, पपीता है, पपीता के बाद फीता है, बाल्टी है, आलपीन है, साबुन है, बोतल है, तंबाकू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ध्यान रखना कि भारत में तंबाकू की जो देन है वो किसकी है, पुर्तगालियों की ही है। तंबाकू की देन किसकी है, पुर्तगालियों की है। कमरा है, गोदाम है, तौलिया भी देख लेना, शब्द किस भाषा का है, पुर्तगाली है। पिस्तौल और इस्पात है। तो अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। अब हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी या फ्रेंच, जिसे कहते हैं फ्रांसीसी भाषा या कहते हैं फ्रेंच भाषा। समझ में बात आ रही है। फ्रांसीसी और फ्रेंच में कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं, वो कम प्रचलित वर्ग के होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे काजू एक शब्द है, काजू का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो फ्रांसीसी में भी आपने देखा होगा, पुर्तगाली में भी देखा होगा। तो अधिक प्रचलित वर्ग में काजू जो शब्द है, काजू पुर्तगाली में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी शब्द की। कितना नंबर हुआ था, 4 हुआ था, 5। फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी शब्द या फ्रेंच, ठीक है। देखिए फ्रांसीसी शब्द या फ्रेंच, कौन कौन से शब्द हैं जो फ्रेंच भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पिकनिक है, पिकनिक, बादाम, लैंप। पिकनिक है, बादाम है, लैंप है। पिकनिक, बादाम, लैंप और कारतूस है, कूपन, लाभ, बिगुल इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है।
पिकनिक, बादाम, लैंप, कारतूस, कूपन। ठीक है, इसमें कम शब्द होते हैं लेकिन ये सभी आए हुए प्रश्न हैं। अंग्रेज एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो अंग्रेज कैसा शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का है। तो अब अगला हम देख लेते हैं, एक शब्द और इसमें लिख देते हैं, अंग्रेज। यहीं पे लिखा है अंग्रेज। ये किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। तो इसमें से कोई भी आ जाए, ज़्यादा लिखे ही नहीं हैं। जिसमें अगर मैं टिक करना चाहूँगा तो आपके लिए एक शब्द है इसमें, पिकनिक देख लीजिएगा, नहीं कारतूस देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और कारतूस के बाद अंग्रेज एक शब्द इम्पॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिए, ज़्यादा लिखे नहीं, पढ़ के सभी जाइएगा और कोई न कोई इसमें प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच के बाद अगर हम बात करें तो अगली भाषा का नाम है, यहीं पे लिख देते हैं, अगली भाषा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है डच भाषा। नंबर 6 डच भाषा। ठीक है, देखिए डच भाषा में कौन कौन से शब्द आएंगे। डच में एक शब्द आता है तुरुप। तुरुप ये ताश में होता है, जो ताश खेले जाते हैं ताश में, ये ताश में होता है तुरुप, जिसे ट्रम्प कहते हैं, वो तुरुप जो है ये डच भाषा का शब्द है। एक शब्द आप देखेंगे बम, हम लोग कहते हैं बम, यह डच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है बम। और एक है तांगा गाड़ी, तांगा गाड़ी। ठीक है, इसका भी प्रयोग जो है डच भाषा में किया जाता है। तो इसमें बस 3 ही शब्द हैं जो आपके डच भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चीनी भाषा की। ठीक है, देखा जाए चीनी भाषा में कौन कौन से शब्द हैं। नंबर 7 चीनी भाषा। चीनी भाषा में आपके लिए शब्द है चाय, चीनी, चीकू, चाउमीन, लीची इत्यादि शब्द होते हैं। चाय, चीनी, लीची, चीकू, चाउमीन इत्यादि शब्द होते हैं, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, चाय, चीनी, लीची, चीकू, चाउमीन इत्यादि शब्द होते हैं। अगला है जापानी भाषा। अगला कौन सा है? जापानी भाषा। 8वां है जापानी भाषा। जापानी भाषा। जापानी भाषा में आपको जो शब्द मिलेंगे, 2 शब्द हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक आपको रिक्शा प्रश्न मिलेगा, रिक्शा इम्पोर्टेंट है। और रिक्शा के बाद एक दूसरा शब्द है सायोनारा। सायोनारा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अलविदा। सायोनारा, अलविदा। ठीक है, तो जापानी में रिक्शा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो सायोनारा जो है अलविदा, सायोनारा अलविदा। और एक रूसी भाषा की बात करें तो बुजुर्ग है और लूना है, 2 शब्द याद रखेंगे। रूबल का भी प्रयोग किया जाता है। यहीं पे लिख देते हैं इस प्रश्न को भी 9 नंबर पे। ठीक है, रूसी भाषा। रूसी भाषा। रूसी भाषा में आप शब्द प्रयोग कर सकते हो बुजुर्ग, बुजुर्ग, रूबल और लूना। लूना का हिंदी में अर्थ होता है चंद्रमा, जिसे हम लोग कहते हैं चंद्रमा,
तो वहाँ बोला जाता है लूना। तो ये रूबल होता है, मैंने रूपल लिख दिया है, इसको सही करते हैं रूबल, रूबल, ठीक है। तो ये बुजुर्ग किस भाषा का शब्द है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर क्या देना है। और इसके अलावा रूबल का स्पुतनिक आ जाए, ओदका आ जाए, ये सभी इसी में आते हैं, स्पुतनिक, ओदका जो शब्द हैं ये रूसी भाषा के शब्द हैं। तो आपने देखा होगा, हमने आपको जितने भी अधिक परिचित वर्ग के विदेशी शब्द हैं सभी पढ़ा दिए हैं, जिसमें आपको शुरुआत में मैंने पढ़ाया है अरबी भाषा के अदालत, आदमी, इनाम,